अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो हम देखते हैं कि साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे जो है वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि साइनेप्स क्या है और फिर उसको जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। सबसे पहले हमें ये पता चलेगा तो फिर हम बता सकेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। ओके हो गया। तो हम जहाँ से रीड करते हैं कि एक साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान या दो एक साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान भी हो सकता है या एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर सेल के दरमियान एक छोटा सा गैप है। अब हमें पता क्या चला, साइनेप्स क्या है, एक गैप है। जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन की आखिर तक पहुंचती है तो ये बराह रास्त अगले न्यूरॉन या इफेक्टर तक जंप नहीं कर सकती। ओके हो गया। अब हम ये जो है स्टूडेंट्स, आज हम इसको समझते हैं कि जब एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन तक जो है वो नर्व इम्पल्स पहुंच गई और अब वो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिनेप्स को है वो उसको समझते हैं। ठीक हो गया। आप इमेजिन करें कि दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली टच नहीं कर रहे। ठीक है, दो न्यूरॉन्स हैं लेकिन उनमें क्या है, डायरेक्टली कोई टच नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा देखें, एक न्यूरॉन हमारे पास यहाँ है और एक न्यूरॉन हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। इन दोनों के दरमियान एक बहुत छोटा सा जो है वो गैप होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, एक न्यूरॉन हमारे पास जहाँ पे है, दूसरा न्यूरॉन हमारे पास जहाँ पे है, तो अब ये जो है ये छोटा सा जो गैप हमें नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, साइनेप्स है। ठीक है, तो इनमें छोटा सा गैप होता है, इस कम्युनिकेशन पॉइंट को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसी छोटा सा जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास गैप जो है इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इस गैप का एक दूसरा नेम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आई कि बेसिकली सिनेप्स क्या है। ये हमें एक न्यूरॉन जहाँ पे एंड कर रहा है, दूसरा न्यूरॉन जो है वो जहाँ से शुरू हो रहा है। अब इनके दरमियान एक छोटा सा जो गैप आता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है कि अगर न्यूरॉन्स के दरमियान गैप है तो नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास नर्व इम्पल्स का एक रास्ता हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन एंड हो गया, अब नर्व इम्पल्स इस गैप से कैसे गुजर कर जाएगी दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, जहाँ पे तो एक गैप आ गया है, जहाँ पे इसकी दीवार भी हमें नजर आ रही है एक न्यूरॉन की, तो अब ये कैसे दूसरे उसमें जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके तो नर्व इम्पल्स तो आके एंड हो गई। अब इसको, क्योंकि लाखों न्यूरॉन्स हैं तो हर न्यूरॉन जो एक उस पे आके एंड हो जाता, तो अगली न्यूरॉन तक कौन सी चीज वर्क करती है, तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल स्टार्ट होता है। ये हमें देखें, अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमें छोटे छोटे से जो है वो हमें केमिकल्स की तरह नजर आ रहे हैं जो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको आई समझ के साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। तो थोड़ा सा आप इसको समझें कि हमारे पास जो है एक डेली अगर लाइफ का एग्जांपल दे मैं दूं, तो आप देखिए, एक हमारे पास रूम ए है, दूसरा रूम हमारे पास बी है। अब जो है एक रूम में वन पर्सन है और दूसरे रूम में दूसरा पर्सन है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह जो है वो अपना पैगाम भेजेंगे, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा न्यूरॉन के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर रूम ए को हम फर्स्ट न्यूरॉन कहते हैं और रूम बी को हम सेकंड न्यूरॉन कहते हैं, तो दोनों रूम्स के दरमियान अब गैप आ गया है, उस गैप को क्या कहेंगे, हम साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दीवार आती है वो क्या है, दोनों रूम्स के दरमियान, उसको आप एज अ साइनेप्स ले लें। ठीक है, और अगर आप दूसरे रूम में जाएंगे तो डोर बेल जो होगी वो एज अ सिग्नल वर्क करेगी और उसको आप एज अ न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं।
तो ये ओवरऑल, अब हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स खास केमिकल्स हैं जो एक साइनेप्स के पार पैगामात ले जाने में मदद करते हैं। जो ये साइनेप्स हमें नजर आ रहा है, ये जो एक गैप हमें नजर आ रहा है, इसके पार अब जो पैगाम लेके जाएंगे वो कौन होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। तो दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे दो चीजों के बारे में पढ़ा, साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर में। साइनेप्स बेसिकली एक गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, या एक न्यूरॉन और दूसरा एक इफेक्टर सेल भी हो सकता है। ठीक हो क्या? आप लोगों ने इसको डायग्राम में भी देखा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो सिनेप्स है वहां से वो जो है उस पैगाम को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया? तो अब इसको हम नेक्स्ट, हमारे पास क्या चीज है, वो कहते हैं कि जब एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स खारिज करती है। जैसे ही बेसिकली नर्व इम्पल्स ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स को खारिज कर रही होती है जब वो एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है। अब इस डायग्राम को भी अगर आप सही से समझे तो यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही थी एक न्यूरॉन में, और जब वो न्यूरॉन के आखिर पे पहुंची तो उसने क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया, खारिज किया, और न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर इस जहां से गुजर के, वहां से गैप से गुजर के वो नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन में जा रही हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब जो है वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पैगाम को पहुंचाते हैं? तो वो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स खारिज करती है, वो सिनेप्स के पार्ट सफर करते हैं और अगले न्यूरॉन यानी इफेक्टर सेल से मुंसलिक हो जाते हैं। अगला न्यूरॉन भी हो सकता है या इफेक्टर सेल भी हो सकता है। इससे नर्व इम्पल्स को अपना सफर जारी रखने में मदद मिलती है। बेसिकली नर्व इम्पल्स ही होती है जो साइनेप्स से गुजरने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को खारिज कर रही होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिसालों में अगर हम बात करें, डोपामाइन और सेरोटोनिन जो होते हैं ये हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर को मजीद अगर हम थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझे तो क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है जो न्यूरॉन्स के दरमियान जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। और ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो साइनेप्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, सिनेप्स कम्युनिकेशन का जंक्शन है, जबकि न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल मैसेंजर है जो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन से इफेक्टर सेल तक सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइड पे भी हमारे पास लिखा हुआ है कि जिस्म के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर ग्रुप बनाती हैं। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो सारी जिस्म के कुछ हिस्सों के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर ग्रुप बनाती है जिस पर एक मेम्ब्रेन का गिलाफ होता है। सेल बॉडीज के इन ग्रुप्स को गैंग्लिया और वाहिद जो है हमारे पास क्या होता है? गैंग्लियोन होता है। वही जो कुछ हिस्सों के अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिल जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और उस पर एक मेम्ब्रेन का गिलाफ भी आ जाता है। सेल बॉडीज के उस ग्रुप्स को गैंग्लिया, और अगर एक ग्रुप होगा तो उसको हम गैंग्लियोन कहेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया? साइनेप्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको इस से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा न्यूरॉन्स की एग्जाम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को हम देख लेते हैं। हमारे पास न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। अब इन तीनों न्यूरॉन्स की टाइप्स का जो काम होता है, बेसिकली आगे जो होता है उन्हें नर्व इम्पल्स का जो पैगाम होता है उन्हें आगे पहुंचाना होता है। तो सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं
उनमें क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर्स से सबसे पहले जो चीज़ स्टिमुलाई के बाद जो आती है वो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्स उसको कहाँ तक पहुँचा देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं इंटर न्यूरॉन्स, तो दिमाग और स्पाइनल कार्ड में जो मौजूद होते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स अब कहाँ तक पहुँच चुकी थी, रिसेप्टर जो वसूल करने वाले थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच चुकी थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दिमाग और स्पाइनल कार्ड आते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन्स वाला जो नर्व इम्पल्स वसूल हुआ था उन्हें कहाँ तक पहुंचा देंगे, मोटर न्यूरॉन्स एज अ मतलब एज ए राब्ते के तौर पर ये वर्क करेंगे। और उसके बाद लास्ट पे आ जाएगा मोटर न्यूरॉन्स, जो नर्व इम्पल्स को इंटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स वो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, इफेक्टर्स वो होते हैं जिन्होंने आगे रद्द अमल देना होता है, तो वहां तक ये मुंतकिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम इन तीनों को डायग्राम में भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास हमें देखें इस डायग्राम में हमें 3 न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो होता है इन तीनों की थोड़ी सी डायग्राम्स में भी डिफरेंस होता है। सबसे पहले माहौल में क्या होता है, स्टिमुलस पैदा होता है, उस स्टिमुलस को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और रिसेप्टर्स पहुंचा देते हैं इस चीज को सेंसरी न्यूरॉन्स में। आगे सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन में पहुंचा देते हैं, जो हमें इंटर न्यूरॉन नजर आ रहा है, और इंटर न्यूरॉन आगे कहाँ पे पहुंचा देते हैं, मोटर न्यूरॉन्स में। तो मोटर न्यूरॉन्स इसको कहाँ तक पहुंचाते हैं, इफेक्टर्स में, और इफेक्टर आगे जो है वो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये वर्क हो रहा होता है। अगर आप स्टूडेंट्स डायग्राम्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इनको देख लेते हैं, तो आपको थ्योरी में इतनी ज़्यादा रट्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टिमुलस पैदा होता है, स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स हमारे जो होते हैं टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी स्किन होती है। ठीक हो गया। अब ये रिसेप्टर्स किसके पास चला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाते थे, इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, इनका बस ट्रांसफर करने का वर्क होता है। आगे वर्क फिर इफेक्टर्स करते हैं और इफेक्टर्स को आगे पहुंचा देते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स आगे पैदा कर देते हैं। तो ये ओवरऑल वर्क हो रहा होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नर्व की बात करेंगे। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स का वक्त होता है वो बहुत तेज़ी से आ जाता है, और आप अपने एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि फिर जब एक साथ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पूरा एक साल होता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो अच्छे तरीके से, अगर पूरी चीज़ें याद नहीं भी होती, कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो थोड़ा बहुत भी अगर चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस कर ले, एमसीक्यूज कर ले, तो वो पास हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नर्व के बारे में आपको समझाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं डे बाय डे जो है वो डेली 1 और 2 वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहती हूँ, और आपके लिए मैं आसानी पैदा कर रही हूँ, क्योंकि आई नो कि गांव के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं खुद बेसिकली इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझती हूँ। गर्ल्स के लिए जो बहुत मुश्किल होता है कि वो स्कूल्स जस्ट जा रही होती हैं, तो स्कूलों में भी वो मुश्किल से जा रही होती है। बाज़ दफ़ा कुछ गर्ल्स स्कूलों में भी नहीं जा रही होती, जाने की परमिशन भी नहीं होती। तो आप लोग आराम से घर बैठ के इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।